हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपना फोर्स एंड प्रेशर खत्म कर लिया है, यानी कि बल और दबाव पार्ट वाला चैप्टर हमने खत्म कर लिया। और अब हम बात करेंगे फ्रिक्शन यानी कि घर्षण की। तो घर्षण क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे कि घर्षण क्या होता है। ठीक है, तो घर्षण क्या होता है, हम लोगों ने देखा है कि कई बार जो हम गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी चलाते हुए हम या साइकिल चला रहे हैं, पेडल मारना रोक देते हैं, तो कुछ दूरी जाने के बाद हमारी साइकिल खुद ब खुद ही रुक जाती है ना, खुद ब खुद स्टॉप हो जाती है। अब ऐसा क्या हुआ जो हमारी गाड़ी खुद ब खुद रुक गई, या साइकिल जैसे हम पैडल मार रहे थे तब तक तो चल रही थी, लेकिन जैसे ही पैडल मारना स्टॉप किया यानी कि हमने पैडल मारना छोड़ा, वैसे ही हमारी गाड़ी क्या हो गई, बंद हो गई। ऐसा क्या हुआ? तो देखिए, ये बात ध्यान में रखनी है आपको। यू माइट हैव सीन अ ड्राइवर कार ऑफ अ कार और अ ट्रक स्लोइंग डाउन द व्हीकल एट अ ट्रैफिक सिग्नल। वो क्या कर रहा है, अपनी गाड़ी को ट्रैफिक सिग्नल में स्लो डाउन कर रहा है, जैसे कि आपने अपनी साइकिल भी स्लो डाउन की होगी, नीडेड बाय अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक से, है ना। तो ब्रेक आपने लगाया जिससे हमारी साइकिल रुक गई। तो हैव यू एवर थॉट, ऐसा आपने कभी सोचा है कि हमारी गाड़ी क्यों धीरे पड़ गई या क्यों धीमे पड़ गई जब हमने उस पर कोई ब्रेक अप्लाई किया या हमने उसके ऊपर कोई ब्रेक लगाया? तो सिर्फ व्हीकल ही नहीं, सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु जब किसी के ऊपर मूव करती है, किसी वस्तु के ऊपर चल रही होती है, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, जब उस पर कोई हम और फोर्स ना लगाएं तो वो अपने आप रुकी जाएगी। जैसे मैंने आपको बोला, साइकिल आपने चलाई, अब आप अपना फोर्स लगाना बंद कर दो, एक्सटर्नल फोर्स बंद कर दो, यानी कि आप क्या कर दो, बाहरी बल लगाना बंद कर दो, तो ये साइकिल थोड़ी दूर तक जाएगी और फिर जाके रुक जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक बल लग रहा है। ठीक है, तो यू नॉट नीड सी अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम। आपने ये भी देखा होगा कि अगर कोई बॉल जा रही है तो थोड़ी दूरी में जाके वो बॉल अपने आप ही खुद रुक जाएगी। ऐसा क्यों होता है कि हम किसी केले के छिलके, बनाना पील के ऊपर पैर रखते हैं और फिसल जाते हैं? ये सारी की सारी चीजें क्यों होती हैं? क्यों ऐसा होता है कि जब हम एक स्मूथ सरफेस में, यानी कि एक चिकनी सतह पर चलते हैं या गीले सतह पर, गीले फर्श पे चलते हैं, तो यहाँ पर हम फिसल जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? तो इन सब के आंसर आपको यहाँ पर मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर, कि ऐसा क्यों हुआ कि हमने केले के पेड़ के केले के छिलके के ऊपर पैर रखा और हम फिसल गए। ये सारे कारण क्या हैं, किसके कारण ऐसा हो रहा है, क्यों हम चल पा रहे हैं, क्यों हम लिख पा रहे हैं, क्यों हमारे हाथ घिसते हैं तो हीट जनरेट होती है, ऐसी छोटी छोटी चीजें, सारी की सारी चीजें यहाँ पर इस चैप्टर में आपको पता लगेगी। चलिए इसे नोट डाउन करेंगे। चलिए, तो इन सब के पीछे जो कारण है वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण बल। तो क्या होता है घर्षण बल, एक चर्चा कर लेते हैं। जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल, हल्के से क्या करो, एक किताब को अपने टेबल पे धक्का मारो। यू विल ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग अ सम डिस्टेंस, कुछ दूरी जाके ये किताब रुक जाएगी। रिपीट करो इस एक्टिविटी को, बार बार धक्का देते रहो अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप देखेंगे डज द बुक स्टॉप दिस टाइम, है ना। इसको क्या करो, देखो, नाउ बुक फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, दूसरी तरफ से इसे धक्का मारो, फिर ये बुक रुक जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? देखो यहाँ पर इस एक्टिविटी को फिर से देखें। तो आपने क्या किया, आपने इस किताब पे हल्का सा धक्का मारा, ये किताब थोड़ी सी आगे इधर आ गई। जब ये किताब आपने यहाँ से धक्का मारी तो ये थोड़ी सी आगे आई। ऐसा क्यों नहीं हुआ, आपने धक्का मारी और किताब आगे ही चली गई, रुकी ही नहीं? क्योंकि आपने फोर्स तो लगा दिया। हमने तो अभी ये चैप्टर में पढ़ लिया कि अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी मूव करती है, यानी कि अगर हम किसी वस्तु पे बल लगा देंगे तो वस्तु चलती जाएगी। तो यहाँ पे तो ये बॉडी रुक जा रही है। तो हुआ क्या, जो ये जमीन है, यानी कि हम कह सकते हैं जो ये टेबल की सतह है, इस टेबल की सतह ने क्या किया, इस बुक के ऊपर, इस किताब के ऊपर एक बल लगाया है। अगर हमारा जो बल था वो इस तरीके से था, तो इसके विपरीत एक बल लगेगा जिसको हम फ्रिक्शन यानी कि घर्षण कहते हैं, जो क्या करेगा, इस किताब को, मोशन को रोकने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। सिमिलरली आपने यहां से बल लगाया तो इसके विपरीत क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा जो इस किताब को रोक देगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो अपोज करता है रिलेटिव मोशन को बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द टेबल, यानी कि सतह, टेबल की सतह और इस किताब के बीच के जो रिलेटिव यानी कि सापेक्ष गति है उसका ये अपोजिशन करता है, उसको ये क्या करता है, अपोजिट काम करता है। चलिए फटाफट से इसे नोट कर लेते हैं और डायग्राम बना लेते हैं।
सो हमने क्या देखा, देखो वी सॉ इफ यू अप्लाई द फोर्स अमंग द लेफ्ट, अगर आपने लेफ्ट से फोर्स लगाया, फ्रिक्शन एक्ट अलोंग द राइट, अगर आपने इधर से इधर भेजा तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा था, इधर से इधर की तरफ, यानी कि घर्षण बल हमेशा क्या लग रहा है, हमारे लगाए हुए बल के विपरीत काम कर रहा है। इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट, अगर आप क्या करेंगे, राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, द फ्रिक्शन एक्ट अलोंग द लेफ्ट डायरेक्शन, अगर आप क्या करेंगे, राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन लेफ्ट लगेगा, और अगर आप फोर्स लेफ्ट लगाएंगे तो फ्रिक्शन राइट लगेगा, यानी कि घर्षण बल हमेशा विपरीत लगेगा, यानी कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिस द अप्लाइड फोर्स, यानी कि हमेशा क्या करेगा, फोर्स अप्लाइड के विपरीत ये काम करेगा। तो इस पूरी एक्टिविटी में हमें यह पता लगता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल, यानी कि जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो बुक की सतह और जमीन की सतह के बीच लग रहा है, और यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि हमेशा विपरीत लग रहा है, जिधर मैं बल लगा रहा हूं उसके विपरीत लग रहा है। चलिए फटाफट फटाफट ये पॉइंट्स भी नोट डाउन कर लेते हैं। ना देखो, इज द फ्रिक्शन इज द सेम फॉर ऑल सरफेस, क्या फ्रिक्शन हर सतह पर समान रहता है, या फिर ये स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस के हिसाब से डिपेंड करता है? तो यस, फ्रिक्शन डिपेंड करता है सरफेस पर, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर हमारे पास देखो एक एक्टिविटी भी और फैक्टर भी बात करेंगे कि क्या क्या से ऐसे कारक है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिस पर घर्षण हमारा बल निर्भर करता है, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। तो टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक, आप क्या करें, एक रस्सी को एक ईंट पे बांधे, पुल द ब्रिक बाय स्प्रिंग बैलेंस, और क्या करें, उस ईंट को स्प्रिंग बैलेंस से खींचे। यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, आपको क्या करना पड़ेगा, खींचने के लिए कुछ बल लगाना पड़ेगा। नोट डाउन द रीडिंग, तो देखो आपने क्या किया, एक रस्सी बांधी, रस्सी को किससे बांध दिया आपने, स्प्रिंग बैलेंस, और खींचना शुरू किया। आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि ये जो मेजरमेंट है, जो भी इसमें मेजरमेंट आई वो कितनी आई, ठीक है। नाउ इट गिव्स यू मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द ब्रिक, क्या करेगा, ब्रिक और सतह के बीच का ये आपको क्या बता देगा, फ्रिक्शनल फोर्स बता देगा। क्यों, क्योंकि द ब्रिक इज बीइंग पुल्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, जब ये खींची गई तो ये चली तो है नहीं, क्यों नहीं चली एकदम से, बल तो लग रहा था, क्योंकि अभी जमीन इसको क्या कर रही है, रोक रही है, अभी मज्जा मज्जा जब खींच रहा है धीरे धीरे धीरे, ठीक है। आपने वो क्या कर ली, नोटिस कर ली आपने, वो रीडिंग नोट कर ली। नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलिथीन अराउंड द ब्रिक, अब आप क्या करना, इस ब्रिक पे एक पन्नी बांधना और पन्नी लगा के रख देना। नाउ डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग, क्या आप यहाँ पर रीडिंग में फर्क देखेंगे? तो देखिए इन दोनों केसेस में रीडिंग जो होगी वो अलग अलग आएगी। फॉर द डिफरेंस आप क्या करें, अब आप यहाँ पर एक ब्रिक को पन्नी की जगह साबुन के झाग वाले सरफेस पे रखो, अलग अलग जगह पे रख के देखो, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब आपका चिकनी सतह होगी, स्मूथ बैलेंस होगा, तो ये बल आपका क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, यानी कि बहुत आसानी से आप उस फोर्स, इस स्प्रिंग बैलेंस से आप आसानी से उसको खींच सकोगे। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, जैसे जैसे चिकनी सतह, जैसे जैसे स्मूथ सरफेस होगा, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखना। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा डिवाइस होता है जो बेसिकली क्या बताता है, हमें फोर्स के बारे में बताता है, बल के बारे में बताता है। ना मेक एन इंक्लाइन प्लेन और अ स्मूथ फ्लोर, आप क्या करें, एक इंक्लाइन प्लेन ऐसे ढाल बना दे किसी चिकनी सतह के ऊपर। यू मे यूज वुडन बोर्ड, आप लकड़ी ले सकते हो, फट्टा ले सकते हो, ब्रिक ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। पुट अ मार्क विद अ पेन एट अ पॉइंट, कहीं पर एक मार्क लगा दें, एक पॉइंट है इंक्लाइन पे। नाउ लेट अ पेंसिल शेल मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट, और यहां से क्या करो, आप पेंसिल को छोड़ दो, इस सतह से पेंसिल को छोड़ दो, ठीक है। वो कितनी दूर जाएगी, वो एक पॉइंट पे आके रेस्ट में आ जाएगी। ना स्प्रेड द पीस ऑफ क्लोथ, आप क्या करें, इसके आगे यहाँ पर देखेंगे कि कितनी दूर पेंसिल गई, यहाँ से पेंसिल आके कितनी दूर गई। अब आपने क्या करना है, एक पेंसिल का यहाँ पर एक क्लोथ कर देना है, एक कपड़ा रख देना है यहाँ पे, ठीक है। क्या करना है, इसके ऊपर देखो आगे एक कपड़ा रख दिया। मेक श्योर दैट देयर इज नो रिंकल इन द क्लोथ, ये भी देखना कि इसके ऊपर कोई रिंकल नहीं है, कोई भी रिंकल यानी कि कपड़ा मुड़ा उड़ा नहीं है। अब आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि यह कितने आगे जा पाएगा, देखो जब आपने कपड़ा रखा तो ये जो सेल है या पेंसिल है ये ज्यादा आगे नहीं जा पाई, जबकि जब कुछ भी नहीं था तब ये बहुत दूर तक जा पाई। ऐसा क्यों,
क्योंकि सरफेस हमने बदल दिया। जब हमने कपड़े के ऊपर इस सेल को भेजा तो ये ज्यादा दूर नहीं जा पाया, लेकिन जब खाली टेबल पे भेजा तो ये काफी दूर जा पाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जब सरफेस थोड़ा सा रफ हो जाएगा, यानी कि जब खुरदुरी सतह मिल जाएगी, खुरदुरी सतह, तो खुरदुरी सतह पे ये सेल ज्यादा नहीं चलेगा, यानी कि फ्रिक्शन डिपेंड करता है सरफेस पे। इस टाइम इसको ज्यादा फोर्स मिल रहा है। सो इन विच केस द डिस्टेंस इज मिनिमम। कौन से केस में डिस्टेंस मिनिमम है, क्यों है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, आप देखेंगे तो इसमें डिस्टेंस ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर दूरी ज्यादा है, और यहाँ पर कपड़ा लगाने पर ये पेंसिल बहुत कम दूरी गई है, या ये सेल जो हमने इसके ऊपर छोड़ा है बहुत कम दूरी गई है। क्यों पता लगता है इससे? इससे पता लगता है जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है किस पे? सरफेस पे। किस पे? सरफेस पे निर्भर करता है, सतह पर निर्भर करता है। चलिए फटाफट से एक्टिविटी नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज एन एक्टिविटी, शो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन। ये एक्टिविटी हमें क्या बताती है कि जो फ्रिक्शन है, घर्षण है, वो किस पे निर्भर करता है? ये डिपेंड करता है सरफेस पे, सतह पर। घर्षण सतह पर निर्भर करता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जिस पे कपड़ा है, यानी कि जिस सतह पर हमने कपड़ा रखा है, वहां पर ये सेल और पेंसिल हमारी ज्यादा दूर तक नहीं जा रही। कारण क्या है कि कपड़े से क्या मिलेगा? घर्षण ज्यादा मिलेगा। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि जैसी सतह होगी वैसे वैसे क्या होता जाता है? घर्षण बढ़ता जाता है, जैसे खुरदुरी सतह बढ़ती जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारे पास आया? फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय इररेगुलरिटीज। जो फ्रिक्शन है, यानी कि जो घर्षण है, वो इररेगुलरिटीज के कारण होता है, यानी कि जो सतह होती है उसमें कुछ असमानताएं होती हैं। दो सरफेस के बीच जब वो दोनों के दोनों चिपकेंगी तो कुछ असमानताएं होंगी, कुछ इरेगुलरिटीज होंगी, जिसके कारण क्या लगेगा? यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा। इवन दो सरफेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटी। कुछ कुछ सतह हमें बहुत चिकनी लगती है कि बहुत स्मूथ सरफेस है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी इरेगुलरिटीज होती हैं, उसमें भी बहुत सारी क्या होती हैं? इरेगुलरिटी होती है। ठीक है, तो इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस लैक इनटू वन अनदर। अब होगा क्या? जो इरेगुलरिटी है वो एक दूसरे के अंदर लैक, यानी कि ज्वाइंट हो जाएंगी, चिपक जाएंगी, अटक जाएंगी। और जब हम वो मूव करने को बोलेंगे, व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस, जब हम मूव करने को बोलेंगे तो वो नीचे वाला क्या करेगा? इंटरलॉकिंग को ओवरकम करने का काम करेगा। जो ये अटके हुए हैं, जैसे इसको मैंने अटका दिया, तो अगर मैंने ये हाथ अटका दिया अपने और मैंने खींच रहा हूँ, तो होगा क्या? नीचे वाला हाथ इस वाले हाथ को जाने नहीं दे रहा आगे की तरफ। कहाँ की तरफ बल लगा रहा है? उधर की मत जा। मैं ये हाथ किधर लगा रहा हूँ? इधर बल। और ये वाला हाथ किधर लगा रहा है? इधर की तरफ। तो ये दोनों आपस में क्या लगाएंगे? एक दूसरे पर फ्रिक्शन फोर्स लगाएंगे, और जिसके कारण क्या? इंटरलॉकिंग होगी। और इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए हमें एक लार्ज फोर्स चाहिए होगा,
ऑन रफ सरफेसेस, वहीं पर खुरदुरी सतह की बात करूं तो इसमें बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज होती है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज, इसलिए रफ सरफेस यानी कि खुरदुरी सतह पर सबसे ज्यादा घर्षण बल होता है। चलिए फटाफट इसे नोट डाउन कर डालते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, तो जैसे यहाँ पर एक टेबल है, देखो है ना, इस टेबल को या फिर इस बॉक्स को ये लड़का धक्का दे रहा है, तो वी सी दैट द फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय इंटरलॉकिंग। हमने एक चीज नोटिस कर ली, हमने देख लिया कि इंटरलॉकिंग होगी सतह और इसके बीच, यहाँ पे ये सरफेस जो है यहाँ पर इंटरलॉकिंग होगी, आपस में ये इंटरलॉक होंगे दोनों सतह, जिसके कारण ये लड़का यहाँ से फोर्स लगा रहा है और इसको क्या कर रहा है, बड़ा हार्ड हो रहा है इसको धक्का देने में। इट इज ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ द टू सरफेस आर प्रेस्ड हार्डर। और अगर हम इसको ऊपर से नीचे धक्का दे दें इन दोनों सरफेस को, तो जैसे अगर हम किसी चीज को धक्का दे देंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ भी जाएगा, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे आप रख दो कि इसके ऊपर में ये बॉक्स है, इसको धक्का देना, अभी बॉक्स तो हो ही गया, ठीक है, धक्का देना, इसके ऊपर में एक 10 किलो का और वजन रख देता हूँ, तो ये और भारी हो जाएगा। अब आप बोलोगे भारी हो जाएगा, भारी होने से क्या होगा, हम इसको धक्का नहीं दे पाएंगे, नहीं, यहाँ पर फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। तो ये यही कह रहे हैं कि अगर आप इसको ऊपर से दबा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और हार्ड करेंगे तो फ्रिक्शन लग जाएगा, ठीक है। तो याद रखना फ्रिक्शन बढ़ जाता है यदि आप क्या कर देते हैं, बल बढ़ा देते हैं इसके ऊपर। तो देखो, रिकॉल योर एक्सपीरियंस व्हेन लास्ट टाइम यू मूव्ड अ हैवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। याद करें अपनी एक्सपीरियंस को, जब आपने एक बहुत भारी बक्से को एक जगह से दूसरी जगह धक्का दिया था। तो इफ यू हैव एक्सपीरियंस नो, इफ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस, अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो देन आपने देखा होगा व्हाट इज इजियर टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट और टू मूव इट व्हेन इट इज ऑलरेडी इन मोशन। तो फिर आप ये इमेजिन करो कि क्या आसान है, एक बॉक्स यहाँ पर है उसको धक्का देके चला देना, या वो पहले से ही चल रहा है उस पर आप धक्का दे दो। तो आप नोटिस करेंगे कि एक बॉक्स को चलाना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट इंस्टेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि यहाँ पर एक ऐसा बल लगेगा जब आपके पास एक वस्तु जो है विराम अवस्था में है और आपने उस पर बल लगाया जिससे कि वस्तु चल पड़े, तो वो वस्तु को चलाने के लिए आपको बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरलॉकिंग अभी हो रखी है, ओवरकम करना है फ्रिक्शन को, और इसी फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि स्टैटिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। वहीं पर अगर कोई बॉडी चल रही है पहले से, तो उसी स्पीड को आपको क्या करना है, बस बनाए रखना है। तो आपको एक हल्के फोर्स की जरूरत होगी, यानी कि जो फोर्स आप एक चलती हुई वस्तु को बनाए रखने के लिए देते हैं, तो उसके विपरीत जो बल लगेगा उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे, यानी कि उसको कहेंगे हम एक तरीके से स्लाइडिंग घर्षण, ठीक है। तो ये दो चीजें याद रखना। तो जब बॉक्स आप चलाते हैं यानी कि स्लाइड करना शुरू करते हैं, तो स्टार्टिंग के टाइम पर वो कांटेक्ट में होता है, कांटेक्ट में होने के कारण उसको चलाना या उस पे धक्का लगा के
को मूव कराना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि स्टार्टिंग में उसके पास बहुत ज्यादा घर्षण होता है, इंटरलॉकिंग तोड़नी होती है। लेकिन अगर वो पहले से ही चल रहा है और उस पर धक्का लगाएं तो उस मूव वाली बॉडी पे कंटिन्यूअसली जो चल रही है उस वस्तु को और चलाने के लिए आपको ज्यादा बल की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि उस टाइम घर्षण आप पर कम लगेगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। देखो, व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग, जब बॉक्स फिसलना शुरू करता है, स्लाइड शुरू कर देता है, तो जो कांटेक्ट पॉइंट होते हैं सरफेस के साथ, जो सतह होती है, वो अब इतना टाइम नहीं लेती कि लॉक कर सके कांटेक्ट पॉइंट ऑफ फ्लोर के साथ। यानी कि इस बॉडी के लॉक, अगर ये स्लाइड कर रही है तो इनको ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा कि एक दूसरे को लॉक कर सके, है ना। जैसे मैं यूं कर लेता हूँ, देखो अब ये अटक गया, अब इसको छुड़वाना बड़ा मुश्किल है, देखो, क्योंकि ये अटक चुका है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एकदम स्पीड में आ रहा हूँ, अगर मैं स्पीड में आऊंगा तो इसको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि ये लॉक कर सके एक दूसरे को। रीजन क्या है कि अगर मैं एकदम इनको बहुत स्पीड से लेके जाऊंगा तो टाइम कम मिलेगा कि ये लॉक कर सकें, और इससे होगा क्या, जब टाइम कम मिलेगा तो मूविंग वाली बॉडी पे कम फ्रिक्शन लगेगा। सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि जो स्लाइडिंग घर्षण होता है वो स्थैतिक घर्षण से हमेशा कम होता है। चलिए नोट डाउन कर लें इसे भी। ठीक है, तो फ्रिक्शन, फाइंड इट समवेयर इजियर टू मूव द बॉक्स ऑलरेडी इन द मोशन इट गेट स्टार्टेड। यानी कि याद रखना, जो वस्तु पहले से चल रही होती है उसको कम घर्षण लग रहा होता है, लेकिन अगर वस्तु कोई रुकी हुई है तो उस पर ज्यादा घर्षण लग रहा है। तो रुकी हुई वस्तु पे जो घर्षण लगता है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, और जो चलती हुई वस्तु पर घर्षण लग रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको नोट डाउन करने। ये पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि कौन सा फ्रिक्शन ज्यादा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक। तो आप लिख भी ले इसे, static friction is greater than sliding friction। तो ये बेसिक सी कहानी हमने फ्रिक्शन की जानी, घर्षण की जानी।
नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि क्या फ्रिक्शन सही में बहुत गलत चीज है या हमारे लिए सही है, यानी कि फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल हम लोगों के लिए यानी कि मनुष्य के लिए फ्रिक्शन एक अच्छी चीज है या नहीं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।